ओके, तो अब हम देखेंगे ईसोफेगस की बेसिक सर्जिकल एनाटॉमी। तो सबसे पहले ईसोफेगस इज 25 सेंटीमीटर इन लेंथ। इट इज़ अ सॉफ्ट मस्कुलर ट्यूब विच अलाउज पैसेज ऑफ फूड टू द स्टमक। इसका लेवल कहाँ से कहाँ तक होता है? C6 to T11। C6 कहाँ पे होता है? लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉट कार्टिलेज टू द कार्डियक ओरिफिस ऑफ स्टमक, C6 to T11। और इसका डायमीटर 20 mm होता है एट रेस्ट। इट कैन स्ट्रेच अप टू 30 mm। जब फूड अंदर आता है तब इट कैन स्ट्रेच अप टू 30 mm, लेकिन एट रेस्ट 20 mm। फिर इसके इम्पोर्टेंट 4 नेचुरल कंस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो वो कहाँ पे होता है? सबसे पहले C6 जहाँ पे ओरिजिनेट होता है वहाँ पे ही होता है अपर ईसोफेगस स्फिंक्टर, ठीक है। उसका डिस्टेंस फ्रॉम अपर इंसाइसर, जो इंसाइसर टीथ होता है उससे कितना होता है? 15 सेंटीमीटर के अपर इंसाइसर से 15 सेंटीमीटर नीचे देयर इज फर्स्ट कंस्ट्रिक्शन एट अपर ईसोफेगस स्फिंक्टर एट C6। फिर सेकंड होता है एट T4। इट्स ड्यू टू क्रॉसिंग ऑफ द आयोटा टू द ऑपोजिट साइड। आयोटिक आर्च की वजह से होता है एट T4। डिस्टेंस फ्रॉम अपर इंसाइसर 25 सेंटीमीटर। फिर उसके एग्जैक्ट नीचे T5 में लेफ्ट मेन ब्रोंकस की वजह से कंस्ट्रिक्शन होता है एट डिस्टेंस 28 सेंटीमीटर फ्रॉम अपर इंसाइसर। फिर लास्ट है एट T10 लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर की वजह से एट ईसोफेगल हिएटस। जब ईसोफेगस की ओपनिंग होती है इंटर डायफ्राम वहाँ पे होता है, और इसका डिस्टेंस होता है 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अपर इंसाइसर। तो 4 नेचुरल कंस्ट्रिक्टर: अपर ईसोफेगल स्फिंक्टर, आयोटिक आर्च, लेफ्ट मेन ब्रोंकस, लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर। डिस्टेंस याद रखना वो भी है 15, 25, 28 और 40। और लेवल C6, T45 एंड T10। फिर मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फॉरेन बॉडी इम्पैक्शन, मोस्ट कॉमन है वो है थोरेसिक इनलेट, जब ईसोफेगस एंटर करता है इन द थोरेक्स। सेकेंड दूसरी है मिड ईसोफेगस और लोअर ईसोफेगस। बेसिकली ये जो कंस्ट्रिक्शंस है वहाँ पे ही इम्पैक्ट हो सकती है फॉरेन बॉडी। अब डिविजन्स ऑफ ईसोफेगस के देखें तो 3 डिविजन्स होते हैं: सर्वाइकल, थोरेसिक और एब्डोमिनल। सबसे पहले सर्वाइकल ईसोफेगस कहाँ से एक्सटेंड करता है? फेरिंगो ईसोफेगल जंक्शन या फिर क्रिकॉट कार्टिलेज लोअर बॉर्डर से सुप्रास्टाइनल नॉच, नॉर्मली 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये सर्वाइकल ईसोफेगस। फिर उसके बाद थोरेसिक ईसोफेगस, वो वहाँ से एक्सटेंड करता है सुप्रास्टाइनल नॉच टू डायफ्राग्मेटिक ओपनिंग, डायफ्राग्मेटिक हिएटस। ये देखो, ये देख सकते हो सेकंड और थर्ड कंस्ट्रिक्शन थे। एक था आयोटा की वजह से, वो यहाँ पे नहीं दिखा, और दूसरा था लेफ्ट मेन ब्रोंकस की वजह से। ये लेफ्ट मेन ब्रोंकस की वजह से कंस्ट्रिक्शन होता है यहाँ पे, देख सकते हो। ईसोफेगस लाइज पोस्टीरियर टू द ट्रेकिया एंड ब्रोंकस। फिर लास्ट है वो एब्डोमिनल ईसोफेगस। तो ये एक्सटेंड कहाँ से करता है? डायफ्राग्मेटिक हिएटस ओपनिंग से कार्डियक ओरिफिस ऑफ द स्टमक। ओके, इस डायफ्राग्मेटिक हाइटस से लेके और कार्डियक ओरिफिस ऑफ स्टमक। इसकी नॉर्मल लेंथ होती है इंट्राएब्डोमिनल ईसोफेगस की, वो होती है 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे रॉन्ग दिए, इट इज़ 2.5 सेंटीमीटर नॉर्मल इंट्राएब्डोमिनल ईसोफेगस लेंथ। और जो अपर ईसोफेगस स्फिंक्टर वो कौन फॉर्म करता है? क्रिकोफेरिंजियस मसल विच इज़ पार्ट ऑफ इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर। वहाँ पे ही वो किलियंस डाइसेंस फॉर्म हो रहा होता है बिटवीन थायरोफेरिंजियस एंड क्रिकोफेरिंजियस। के अपर ईसोफेगस स्फिंक्टर फॉर्म्ड बाय क्रिकोफेरिंजियस मसल विच इज़ पार्ट ऑफ इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर एट लेवल C5 और C6। फिर लोअर ईसोफेगस स्फिंक्टर फॉर्म्ड व्हेन ईसोफेगस मर्जेस विद द स्टमक। यहाँ पे मेन प्रेशर कितना होता है? 8 mm Hg। ये हो गए दोनों स्फिंक्टर्स। अभी बी रिंग या जेड लाइन, ये क्या है? नॉर्मली ईसोफेगस की लाइनिंग होती है स्क्वेमस एपिथेलियम, और गैस्ट्रिक म्यूकोसा स्टमक की लाइनिंग होती है कॉलमनर एपिथेलियम। तो ये जेड लाइन ये डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है 2 एपिथेलियम के बीच। ये जेड लाइन है, ये वाला ईसोफेगस, ये स्टमक। ईसोफेगस में लाइनिंग होगी स्क्वेमस एपिथेलियम, गैस्ट्रिक म्यूकोसा में लाइनिंग होगी कॉलमनर एपिथेलियम। अब बेरेट्स ईसोफेगस एक कंडीशन है जहाँ पे जेड लाइन वो ज़्यादा ऊपर की तरफ आ जाती है, मतलब गैस्ट्रिक म्यूकोसा इन्वेड कर जाता है इन द ईसोफेगस, तो जेड लाइन ऊपर की तरफ आ जाती है। ये देख सकते हो यहाँ पे जेड लाइन डिफ्रेंशिएट टू म्यूकोसा बिटवीन ईसोफेगस एंड गैस्ट्रिक। ईसोफेगस में स्क्वेमस और गैस्ट्रिक में कॉलमनर। अब हिस्टोलॉजी देखें तो इसकी 4 लेयर्स होती है। सबसे पहले आउटर फाइब्रस कोट या एडवेंटिशिया,
दूसरी मस्कुलर कोड जिसमें आउटर लॉन्गिट्यूडिनल और इनर सर्कुलर मसल होता है, उसके नीचे सब म्यूकोस कोड और एंड पे म्यूकोजा। याद रखना ईसोफेगस लैक्स सीरोजा लेयर, ईसोफेगस लैक्स सीरोजा लेयर एंड सब म्यूकोस कोड है, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर। ओके, ये मैंने अभी बताया जेड लाइन, ये देख रहे हो ये जेड लाइन है। यहाँ पे ईसोफेगस में स्क्वामस एपिथेलियम, गैस्ट्रिक म्यूकोजा, कोलमनर एपिथेलियम। हायर जेड लाइन इज सीन इन बैरेट्स ईसोफेगस। अब ईसोफेगस की लेयर्स कौन कौन से भी, आउटर एडवेंटिशिया या फाइब्रस लेयर, उसके बाद मस्कुलर कोट जिसमें आउटर लॉन्जिट्यूडिनल एंड इनर सर्कुलर, फिर उसके बाद सब म्यूकोजा और लास्ट में म्यूकोजा। तो जो मस्कुलर लेयर होती है उन दोनों के बीच में एक नर्व प्लेक्सिस होती है विच इज नोन एज मायोट्रिक प्लेक्सिस या फिर ऑर्बेक्स प्लेक्सिस। ओके, मसल के बीच में मायोट्रिक प्लेक्सिस। दूसरी प्लेक्सिस होती है वो सब म्यूकोजा में होती है, इसका नाम है सब म्यूकस प्लेक्सिस या फिर मीजनर्स प्लेक्सिस। याद रखना मसल में मायोट्रिक, सब म्यूकोजा में मीजनर्स। जो मायोट्रिक प्लेक्सिस है वो ऑब्वियसली क्या करेगी, रेगुलेट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आउटर मसल लेयर, और जो मीजनर्स प्लेक्सिस है वो रेगुलेट सिक्रेशंस एंड पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस। की हो गया हिस्टोलॉजी ईसोफेगस की। फिर जो ब्लड सप्लाई ऑफ ईसोफेगस, इट इज़ सेगमेंटल ब्लड सप्लाई, जो 3 पार्ट में डिवाइड है, एक सर्वाइकल, थोरेसिक और एब्डोमिनल। तो जो अपर पार्ट होता है इट इज सप्लाइड बाय इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी, बीच वाला इट इज़ बाय ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकियल आर्टरी और ईसोफेगल ब्रांचेस फ्रॉम द आयोटा, और लास्ट है वो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड लेफ्ट फ्रेनिक आर्टरी। याद हो गया इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी, फिर ईसोफेगल ब्रांचेस फ्रॉम द एओर्टा या फिर ब्रोंकियल आर्टरी, और लास्ट में लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड लेफ्ट फ्रेनिक आर्टरी। फिर वीनस ड्रेनेज, इट इज़ ऑल्सो सेगमेंटल। अल्टीमेटली सारा ब्लड ड्रेन होता है इन द सुपीरियर वीना कावा। अब जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल ईसोफेगस होता है वो कहाँ पे ड्रेन करता है, एजाइगस वेन्स में, अगर एजाइगस सिस्टम में। और जो बीच वाला ईसोफेगस होता है इट इज़ बाय कोलेटरल्स ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। ओके, ऊपर और नीचे एजाइगस वेन और बीच में लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। अब ये जो अपर एंड लोअर ईसोफेगस स्फिंक्टर है, जो अपर ईसोफेगस स्फिंक्टर होता है इट इज़ बोथ एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकल एंटिटी, मतलब इट इज़ एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर एंड एरिया ऑफ नैरोइंग। जबकि लोअर ईसोफेगस स्फिंक्टर इट इज़ एरिया ऑफ हाई प्रेशर ओनली, ठीक है, ओनली ड्यू टू फिजियोलॉजिकल एंटिटी। इसमें एरिया ऑफ हाई प्रेशर होता है, नैरोइंग नहीं होता। इसमें नैरोइंग भी होता है और हाई प्रेशर दोनों होता है। लोअर ईसोफेगस स्फिंक्टर में वो प्रेशर हमने देखा था 8 to 25 mmHg। अब अगर लोअर ईसोफेगस स्फिंक्टर रिलैक्सेस टू फ्रीक्वेंटली देन क्या होगा, गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज। और अगर इट फेल्स टू रिलैक्स देन एक्लेजिया कार्डिया। कि अगर रिलैक्सेस टू फ्रीक्वेंटली तो गैस्ट्रिक कंटेंट सब ईसोफेगस में जाएंगे, जिसको बोलता है गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज। अगर रिलैक्स नहीं होगा लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर तो ईसोफेगस से स्टमक में फूड आएगा ही नहीं और वो डायलेट हो जाएगा ईसोफेगस डिस्टल पार्ट, जिसमें एक्लेजिया कार्डिया। ओके, तो यही थी नॉर्मल सर्जिकल एनाटॉमी ऑफ ईसोफेगस। ओके, तो गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज, अब ये होता क्या है, इट इज़ अ पैथोलॉजिकल रिफ्लक्स फ्रॉम द स्टमक इनटू लोअर ईसोफेगस। मतलब गैस्ट्रिक कंटेंट्स होते हैं वो ईसोफेगस में वापस चले जाएंगे, पैथोलॉजिकल कंडीशन, इसे कहते हैं गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। अब इसका मेन रीज़न क्या हो सकता है, लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर होता है उसका डिसफंक्शन। ओके, एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन ईसोफेजियल पैथोलॉजी। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब इसमें एनाटॉमिकल फैक्टर्स होते हैं और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स। एनाटॉमिकल फैक्टर्स में ओबेसिटी, अल्टर्ड लेंथ ऑफ इंट्रा एब्डोमिनल ईसोफेगस। अब जो थर्ड पार्ट था एब्डोमिनल पार्ट ऑफ ईसोफेगस, इंट्रा एब्डोमिनल पार्ट ऑफ ईसोफेगस, उसकी नॉर्मल लेंथ क्या थी 3 to 5 सेंटीमीटर। अगर उसकी लेंथ अल्टर्ड हो जाती है, इन शॉर्ट रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, लेस देन 2 सेंटीमीटर, देन चांसेस रहते हैं कि आपको GERD हो सकता है। ये हो गया ओबेसिटी और फिर अल्टर्ड लेंथ ऑफ इंट्रा एब्डोमिनल ईसोफेगस। फिर है अल्ट्रेशन इन द एंगल ऑफ हिस। एंगल ऑफ हिस मतलब ये सपोज ईसोफेगस है, ये स्टमक है, तो
तो ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ ईस, तो ऑल्टर्ड एंगल ऑफ ईस, then reduce pinching action of diaphragm, alteration in the normal mucosal rosette of OG junction, altered sling mechanism of gastric musculature. In short जो important है वो है obesity, altered length of intraabdominal esophagus, ये most important, और altered obliquity या altered angle of his, और लास्ट में याद रख सकते हो reduced pinching action of right crus of diaphragm, ये important points. फिर इसके बाद फिजियोलॉजिकल फैक्टर, तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या था, रिड्यूस्ड लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर प्रेशर। अब नॉर्मली लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर का प्रेशर होता है 10 to 25 mm या फिर 8 to 25 mm Hg। अगर वो रिड्यूस हो गया अप टू 1 to 3 mm Hg, देन चांसेस रहते हैं कि आपको GERD हो सकता है। ये हो गया पहला पॉइंट, रिड्यूस LOS प्रेशर। फिर altered transient relaxation of LOS, transient relaxation period in LOS, जो LOS होता है वो बार बार रिलैक्स होता रहे तो भी हो सकता है। फिर रिड्यूस इसोफेगल क्लियरेंस मैकेनिज्म, जिसमें पेरिस्टालसिस में कोई प्रॉब्लम हो तो। फिर डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग और इंक्रीज गैस्ट्रिक डिस्टेंशन या फिर गैस्ट्रिक एसिड हाइपरसिक्रेशन। ओके, एनाटॉमिकल फैक्टर कौन सा थे, ओबेसिटी, अल्टर्ड इंट्रा एब्डोमिनल इसोफेगस की लेंथ, altered angle of his, reduced pinching action of right crus of diaphragm, physiological factor में reduced LOS pressure, then transient relaxation of LOS, reduced esophageal clearance mechanism, delayed gastric emptying, increased gastric acid secretion, and increased gastric distension। उसके बाद अदर फैक्टर में अल्कोहल, स्मोकिंग, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, इन्फेंट से प्रेगनेंट वुमेन में ज़्यादा होता है। फिर पैथोजेनेसिस नॉट सो इम्पोर्टेंट। अब क्लिनिकल फीचर्स देखें तो जो मेन ट्रायड ऑफ सिम्टम्स होंगे वो हार्ट बर्न, एपिगैस्ट्रिक पेन, डिस्फेजिया और रिगर्जिटेशन। इसका निमोनिक HDR हो गई, हार्ट बर्न, डिस्फेजिया और रिगर्जिटेशन, साथ में एपिगैस्ट्रिक पेन। तो यहाँ पे देख सकते हो चेस्ट पेन, हार्ट बर्न को पायरोसिस भी कहते हैं, ये 80% मेन सिम्टम्स है। बाकी ओडाइनोफेजिया, रिगर्जिटेशन, लैरिंजियल सिम्टम्स लाइक हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नॉक्टर्नल रिफ्लेक्स, हिमेटमेसिस, चोकिंग, वीजिंग, ये सब अदर सिम्टम्स। यहाँ पे भी टिपिकल सिम्टम्स आर हार्ट बर्न, रिगर्जिटेशन, डिस्फेजिया, ओडाइनोफेजिया एंड हिमेटमेसिस, और अदर एटिपिकल सिम्टम्स लैरिंजियल सिम्टम्स हो गए, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स वो सब। फिर एक स्कोरिंग सिस्टम है जिसे कहते हैं डीमिस्टर स्कोरिंग सिस्टम, जिससे GERD को ग्रेड किया जाता है। तो इसमें भी 3 सिम्टम्स है मेन, HDR, हार्ट बर्न, डिस्फेजिया, रिगर्जिटेशन। सिर्फ स्कोरिंग सिस्टम का नाम याद रखना, डीमिस्टर सिस्टम, स्कोरिंग सिस्टम। फिर इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है, तो ईसोफेगल कॉम्प्लिकेशन और एक्स्ट्रा ईसोफेगल। ईसोफेगल में ईसोफेजाइटिस, स्ट्रिक्चर, बैरेट्स ईसोफेगस, ईसोफेजियल शॉर्टनिंग और कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा। ओके, ईसोफेजाइटिस, स्ट्रिक्चर, बैरेट्स ईसोफेगस, ईसोफेजियल शॉर्टनिंग और एडिनोकार्सिनोमा। एक्स्ट्रा ईसोफेजियल में सिम्टम्स में देखे थे लैरिंजियल सिम्टम का, लैरिंजाइटिस, रिकरेंट निमोनिया, प्रोग्रेसिव पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ये हो इसकी कॉम्प्लिकेशन। फिर इन्वेस्टिगेशंस में देखे तो बेरियम स्टडी, बेरियम स्वेलो, एंडोस्कोपी। ओके, एंडोस्कोपी में हम क्या देखेंगे, रेड इन्फ्लेम्ड म्यूकोजा ऑफन विथ अल्सरेशन, रेड इन्फ्लेम्ड म्यूकोजा दिखेगा हमें ऑन एंडोस्कोपी। जहाँ पे हमें गैस्ट्रिक म्यूकोजा हो, इट विल एंटर OG जंक्शन एंड मूव अपवर्ड, असेंड अपवर्ड। ओके, गैस्ट्रिक म्यूकोजा इट इज कोलोनर एपिथेलियम, वाइल्स ईसोफेगस एपिथेलियम इज स्क्वेमस एपिथेलियम, और उन दोनों का जंक्शन हो वो Z लाइन थी, तो Z लाइन ऊपर की तरफ आ जाएगी। ये दिखेगा हमें एंडोस्कोपी में। दूसरा म्यूकोजल बायोप्सी टू कन्फर्म मेटाप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। जो दूसरी मेथड है वो ईसोफेजियल मैनोमेट्री। अब मैनोमेट्री मतलब हम प्रेशर को मेजर करते हैं, क्योंकि उसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में था एक अल्टर्ड या फिर रिड्यूस लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर प्रेशर, रिड्यूस LOS प्रेशर, तो उससे मेजर करके हम देख सकते हैं। फिर है
24 आवर ईसोफेगल पीएच मॉनिटरिंग। ओके, इसमें हम एक प्रोब पास करेंगे इन द ईसोफेगस ऑफ द पेशेंट और फिर हम पीएच को मॉनिटर करेंगे, ईसोफेगल पीएच को मॉनिटर करेंगे 24 आवर्स के लिए। अगर पीएच में पीएच रिमेन्स लेस देन 4 फॉर more than 4% of time in 24 hours. Okay, if pH remains less than 4 for more than 4% of time in 24 hours, then हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये GERD है। अब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो होती है एंडोस्कोपी, जिसमें हमें रेड इन्फ्लेम्ड म्यूकोसा दिखता है और गैस्ट्रिक म्यूकोसा इन्वेड कर रहा होता है ईसोफेगस में। लेकिन जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो है 24 आवर ईसोफेजियल पीएच मॉनिटरिंग। ओके, एंडोस्कोपी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, गोल्ड स्टैंडर्ड इज पीएच मॉनिटरिंग। फिर दूसरी टेस्ट है बर्नस्टीन टेस्ट। इसमें 1:10 HCl हम पेशेंट को देते हैं और अगर सिम्टम्स एग्जैचुरेट करे या फिर सिम्टम्स हमको दिखाई दे तो कंफर्म हो जाता है कि GERD है पेशेंट को। और फिर हमने देखा डिमेस्टर स्कोरिंग सिस्टम। तो ये हो गई इन्वेस्टिगेशन, बेरियम एंडोस्कोपी, बायोप्सी मैनोमेट्री, पीएच मॉनिटरिंग, बर्नस्टीन टेस्ट और डिमेस्टर स्कोरिंग सिस्टम। फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस, एक्लेजिया कार्डिया, कार्सिनोमा ऑफ ईसोफेगस, पेप्टिकल्स और गॉल स्टोन्स, पैंक्रियाटिक डिसीज, गैस्ट्राइटिस और कार्डियक एंजाइना, ये सब डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अब अगर ट्रीटमेंट देखिए ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड GERD, सबसे पहले जनरल मेजर्स, इसमें लाइफस्टाइल चेंजेस, ओबेसिटी कंट्रोल करना, स्मोकिंग, अल्कोहल स्टॉप, टी कॉफ़ी अवॉइड करना, स्मोक फ्रीक्वेंटली, ये सारे जनरल मेजर्स, लाइफस्टाइल चेंजेस। दूसरे मेडिकल ट्रीटमेंट, इसमें ड्रग्स कौन से यूज़ कर सकते हैं? S2 एंटागोनिस्ट, एंटासिड, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, दे आर मोस्ट इफेक्टिव। PPI आर मोस्ट इफेक्टिव बिकॉज दे डिक्रीज द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। जो PPI यूज़ कर सकते हैं इसमें ओमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल के प्राजोल वाले सारे PPI होते तो वो यूज़ कर सकते हैं। फिर प्रोकाइनेटिक ड्रग्स, जिसमें मिटाक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन, इटोप्राइड, ये इम्पोर्टेंट बिकॉज इट डज नॉट कॉज कार्डियक एरिथमिया। IDE वाले प्रोकाइनेटिक ड्रग, इसमें इटोप्राइड मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज इट डज नॉट कॉज कार्डियक एरिथमिया। फिर एंटीकोलिनर्जिक, म्यूकोसल प्रोटेक्टर ड्रग्स, ये सारी मेडिकल ट्रीटमेंट हो गई। S2 एंटागोनिस्ट, एंटासिड, PPI, प्रोकाइनेटिक ड्रग्स। फिर दूसरी एंडोल्यूमिनल थेरेपी, इसमें क्या करते हैं हम, GERD में होता क्या, जो ल्यूमन होता है वो डायलेट हो गया होता है तो हम उसको नैरो करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो एक है एंडोल्यूमिनल सूचरिंग, दूसरी हम कोई पॉलीमर इंजेक्ट कर सकते हैं, क्या पॉलीमर कोई भी जेलाटिन हो सकता है या फिर रेडियोपिक हाइड्रोजेल हो सकता है, ये करके हम नैरो कर सकते हैं और लोअर ईसोफेगस स्फिंक्टर की कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। जिसमें इतना ही IMP है। फिर आती है सर्जिकल ट्रीटमेंट। इसकी इंडिकेशन क्या है? अगर ड्रग ट्रीटमेंट फेल हो जाए, स्लाइडिंग हर्निया प्रेजेंट हो, बैरेट्स अल्सर हो, पेन सीवियर हो रहा हो या फिर कोई कॉम्प्लिकेशंस हो लाइक ब्लीडिंग, स्ट्रिक्चर एक्सेट्रा, ये इंडिकेशंस हो गई। तो जो सर्जरी होती है वो होती है एंटी रिफ्लक्स सर्जरी, जिसमें हम रिफ्लक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट को प्रिवेंट करते हैं टू एंटर इन द ईसोफेगस। अब इसके प्रिंसिपल्स क्या होंगे? तो जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स थे उनको कम करना। सबसे पहले लोअर ईसोफेगस स्फिंक्टर का प्रेशर होता है LES प्रेशर, उसको रिस्टोर करना। इंट्रा एब्डोमिनल लेंथ ऑफ ईसोफेगस, उसको रिस्टोर करना, एडिक्वेट लेंथ लाना। फिर जो डायफ्रैग्मेटिक कूरा होता है, ओपनिंग होती है, उसको प्रॉपर्ली क्लोज करना या फिर टाइट करना, बिकॉज रिडक्शन ऑफ हाइटस हर्निया प्रेजेंट। देन जो OG जंक्शन है, इट शुड ऑल्सो रिलैक्स ड्यूरिंग swallowing and the surgery should be tension free fundoplication। ये सारी प्रिंसिपल हो गई। सबसे पहले LES प्रेशर को रिस्टोर करना, इंट्राएब्डोमिनल लेंथ ऑफ ईसोफेगस उसको रिड्यूस करना, रिस्टोर करना।
फिर जो डायफ्रैगमेटिक पूरा है उसको एपोज करना, क्लोज मतलब नैरो करना। फिर खाते वक्त ओजी जंक्शन वो रिलैक्स करना चाहिए, साथ में टेंशन फ्री फंडोप्लाइकेशन होनी चाहिए। फंडोप्लाइकेशन सर्जरी का नाम है जो करते हैं GERD में। फंडोप्लाइकेशन को बोलते हैं शू साइन मनूवर, सिर्फ नाम याद रखना, शू साइन मनूवर। इसमें बहुत सारी टाइप की सर्जरी आती है। फंडोप्लाइकेशन मतलब जो फंडस होता है ऑफ द स्टमक उसको हम सूचर करना है। अभी डिफ़र कौन कौन सी एस्पेक्ट में करता है कि हम पूरा ईसोफेगस को कवर करके सूचर कर रहा है और सिर्फ ईसोफेगस का थोड़ा पार्ट कवर करके सूचर कर रहा है। इस तरीके से अलग अलग सर्जरी के नाम होते हैं। जैसे ये निसेंस पोस्टीरियर टोटल फंडोप्लाइकेशन। टोटल फंडोप्लाइकेशन मतलब हम जो सबसे पहले ये फंडस ऑफ स्टमक है उसको पूरा ईसोफेगस के अराउंड रैप कर देते हैं, फिर सूचर कर देते हैं, तो इसलिए इसका नाम है निसेंस पोस्टीरियर टोटल फंडोप्लाइकेशन। जैसे ही दूसरा नाम है टॉपेट पार्शियल फंडोप्लाइकेशन, जिसमें हम पूरा रैप नहीं करते फंडस को ईसोफेगस के अराउंड, सिर्फ पार्शियली रैप करते हैं फंडस को, तो इसलिए इसका नाम है टॉपेट पार्शियल फंडोप्लाइकेशन। ये निसेंस फंडोप्लाइकेशन इसका एक इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है गैस ब्लॉट सिंड्रोम। गैस ब्लॉट सिंड्रोम हमने इसमें पूरा रैप कर दिया है, इसका मतलब जो फंडस में गैस होती है वो भी मुंह से बाहर नहीं आ सकती, इसका जिससे होता है गैस ब्लॉट सिंड्रोम। इसलिए मोस्ट प्रीफर्ड टेक्निक हुआ है टॉपेट पार्शियल फंडोप्लाइकेशन। फिर ये दूसरी मेथड्स ऑफ फंडोप्लाइकेशन, निसेंस तो हो गई टोटल 360 डिग्री, टॉपेट्स पार्शियल 180 डिग्री, रोसेट हेल टोटल एंटीरियर, डोरवो एंटीरियर पार्शियल, वाटसन और लिंड। ये सारी फंडोप्लाइकेशंस की प्रोसीजर्स। अब दूसरी GERD के एसोसिएटेड दूसरी कौन सी कंडीशंस थी एसोसिएटेड कंडीशन, तो एक हमने देखी थी एक स्ट्रिक्चर हो सकता है या फिर हार्टस हर्निया हो सकता है, और जो GERD हो रहा था वो किसकी वजह से हो सकता है, डिक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल लेंथ ऑफ ईसोफेगस। ओके, इन तीनों के लिए भी अलग अलग प्रोसीजर के नाम है, वो सिर्फ नाम याद रखना। तो ये जो बेल्सी मार्क 4 ऑपरेशन है ये कब करते हैं, जब देयर इज एसोसिएटेड स्लाइडिंग हार्टस हर्निया। ओके, बेल्सी मार्क 4 ऑपरेशन। फिर है ये कोलिस वर्टिकल गैस्ट्रोप्लास्टी, ये कब करते हैं, जब इंट्रा एब्डोमिनल लेंथ ऑफ ईसोफेगस वो कम हो गई हो तो उसे बढ़ाने के लिए। क्या नाम है, कोलिस वर्टिकल गैस्ट्रोप्लास्टी। फिर अगर ईसोफेगस स्ट्रक्चर हो गया तो उसके लिए थाल्स पैच के थाल्स पैच, ये हो गई ट्रीटमेंट ऑफ GERD। फिर ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जरी क्या है, गैस्ट्रिक परफोरेशन, ईसोफेगल परफोरेशन, हेमरेज। अभी जो नीमोथोरैक्स है इट इज़ मोस्ट कॉमनली इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि हम फंडस ऑफ स्टमक को रैप करने के लिए पेरिटोनियम PS करना पड़ता है, तो पेरिटोनियम PS करते वक्त अगर एयर चली गई इंटू प्लूरल कैविटी तो हो सकता है नीमोथोरैक्स। फिर वेगस नर्व इंजरी, सेप्सिस, डिस्ट्रप्शन ऑफ फेलियर ऑफ फंडोप्लाइकेशन, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये गैस ब्लॉट सिंड्रोम, इट इज मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ओवरऑल। ओके, नीमोथोरैक्स मोस्ट कॉमन इंट्राऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन और गैस ब्लॉट सिंड्रोम मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ओवरऑल। ये हो गया पूरा GERD। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है बैरेट्स ईसोफेगस। बैरेट्स ईसोफेगस का मतलब क्या होता है, मेटाप्लास्टिक चेंज इन द म्यूकोजा ऑफ द ईसोफेगस। इसका मतलब जो नॉर्मली ईसोफेगस में स्क्वेमस एपिथेलियम होता है इट इज़ रिप्लेस्ड बाय द कोलमनर एपिथेलियम ऑफ इंटेस्टिनल म्यूकोजा, या फिर इसको कह सकते हैं कोलमनर मेटाप्लेजिया। स्क्वेमस एपिथेलियम इज कन्वर्टेड इनटू कोलमनर एपिथेलियम। अब ये बैरेट्स ईसोफेगस मोस्टली देखा जाता है इन द लोअर ईसोफेगस, और बैरेट्स ईसोफेगस कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी like adenocarcinoma of esophagus by 40 times. Okay, increase the risk of adenocarcinoma of esophagus by 40 times. अब on endoscopy
हमें क्या दिखेगा, प्रॉक्सिमली डिस्प्ले स्क्वैमो कोलमनर जंक्शन। ये हमारा इसोफेगस, ये स्टमक है, तो यहाँ पे स्क्वैमो स्टमक का एपिथेलियल लाइनिंग कोलमनर, इसोफेगस का स्क्वैमस। तो जो स्क्वैमो कोलमनर जंक्शन होता है वो हमें प्रॉक्सिमली डिस्प्लेस दिखेगा, ज़्यादा ऊपर की तरफ दिखेगा। जो जेड लाइन थी वो ज़्यादा ऊपर की तरफ दिखेगी। साथ में एसिड हाइपर सिक्रेशन होगा, प्लस हमें म्यूकोजा में म्यूसिन कंटेनिंग गोबलेट सेल्स भी देखने को मिलेंगे। ये एक पैथोग्नोमिक फीचर है, गोबलेट सेल्स भी देखने को मिलेंगे और ये बायोप्सी करने के बाद देखने को मिलेंगे। एंडोस्कोपी में हमें प्रॉक्सिमली डिस्प्ले स्क्वैमो कोलमनर जंक्शन दिखेगा। जो स्क्वैमो कोलमनर जंक्शन है, इट इज़ विजिबल 1 सेंटीमीटर अबव द गैस्ट्रोइसोफेगल जंक्शन। अभी बैरेट्स इसोफेगस को डायग्नोस करने के लिए 2 रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। एक तो एंडोस्कोपी में हमें सैल्मन पिंक कलर या फिर रेड वेलवेटी म्यूकोजा के सैल्मन पिंक कलर्ड कोलमनर एपिथेलियम या फिर रेड वेलवेटी म्यूकोजा दिखना चाहिए ऑन एंडोस्कोपी अबव गैस्ट्रोइसोफेगल जंक्शन। एक तो हो गया एपिथेलियम दिखना चाहिए, दूसरा ऑन बायोप्सी हमें we should be able to detect columnar epithelium plus goblet cells। ठीक है, columnar epithelium plus goblet cells डिटेक्ट करना चाहिए ऑन बायोप्सी। ये 2 रिक्वायरमेंट हो गई, एक म्यूकोजा की है और एक एंडोस्कोपी में है और एक बायोप्सी में। ये टाइप्स क्या होंगे, एक हो गया बेस्ड ऑन लेंथ, दिस इज लॉन्ग सेगमेंट एंड शॉर्ट सेगमेंट। लॉन्ग सेगमेंट में मोर देन 3 सेंटीमीटर इन्वॉल्व, शॉर्ट में लेस देन 3 सेंटीमीटर। बेस्ड ऑन हिस्टोलॉजी, तो गैस्ट्रिक टाइप, इंटेस्टिनल टाइप और जंक्शनल टाइप। गैस्ट्रिक टाइप में हमें ऑन बायोप्सी दिखेंगे चीफ सेल और पैराइटल सेल, इंटेस्टिनल में गॉबलेट सेल्स, जंक्शनल टाइप में म्यूकस ग्लैंड्स। तो ये उसकी टाइप्स हो गई। अब क्लिनिकल फीचर में क्या होगा, इट विल बी सिमिलर टू GERD और उसका टिपिकल सिम्टम्स क्या थे, HDRE, H से हार्टबर्न, D से डिस्फेजिया, R से रिगर्जिटेशन, E से एपिगेस्ट्रिक पेन। क्या मेल में ज़्यादा देखने को मिलता है कंपेयर टू फीमेल। इसकी कॉम्प्लिकेशन अल्सरेशन, स्ट्रिक्चर, डिस्फेजिया, ब्लीडिंग, परफोरेशन, एडिनोकार्सिनोमा, इसकी कॉम्प्लिकेशन। इसका मैनेजमेंट में इसमें लो ग्रेड डिस्प्लेसिया भी हो सकता है, लो ग्रेड मेटाप्लेजिया हो सकता है या फिर हाई ग्रेड मेटाप्लेजिया। लो ग्रेड में हम करते हैं एब्लेशन कर सकते हैं बाय लेज़र और बाय रेडियो फ्रिक्वेंसी। ओके, लेज़र एब्लेशन या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। फिर अगर हाई ग्रेड डिस्प्लेसिया में रिसेक्शन, इट इज़ द बेस्ट चॉइस, ट्रांसहाइडल इसोफेगेक्टोमी। ट्रांसहाइडल इसोफेगेक्टोमी। अगर बैरेट्स इसोफेगस मैलिग्नेंट कंडीशन में ट्रांसफॉर्म हो रहा हो तो भी इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ट्रांसहाइडल इसोफेगेक्टोमी। फिर अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस आर फोटोडायनामिक थेरेपी, देन PPIs, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर, मेडिकल थेरेपी, एंटी रिफ्लक्स सर्जरी। ये सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, लेकिन बेस्ट है एब्लेशन, लेज़र एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी और है रिसेक्शन। फिर हमें साथ ही साथ 2 साल तक पेशेंट को सर्विलेंस करना होता है, प्लस बायोप्सी लेके मॉनिटर करना पड़ता है कि अभी उसके कोलमनर एपिथेलियम गॉबलेट सेल प्रेजेंट है कि नहीं। तो 2 साल तक वैसे मॉनिटर करते हैं। तो ये था पूरा बैरेट्स इसोफेगस। ओके, तो अब हम देखेंगे अकेलेजिया कार्डिया के बारे में। तो अकेलेजिया कार्डिया वो एक इसोफेजियल मोटिलिटी डिसऑर्डर है जो होता किसकी वजह से है, फेलियर ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। ये हमारा इसोफेगस, ये स्टमक, तो यहाँ पे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, वो रिलैक्स नहीं कर पाता, मतलब कॉन्ट्रैक्टेड रहता है, उसकी वजह से होता है अकेलेजिया कार्डिया। तो उसकी वजह से फूड जो है वो स्टमक में एंटर नहीं कर पाता। ये मेनली होता है ड्यू टू डिसऑर्गेनाइज्ड इसोफेजियल पेरास्टाल्सिस। ओके, डेफिनेशन याद रखना, इट इज ड्यू टू फेलियर ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। अब इसकी ईटियोलॉजी में होता है किसकी वजह से, तो स्ट्रेस, फिर विटामिन B1 और सेलेनियम की डेफिशिएंसी, विटामिन B1 और सेलेनियम की डेफिशिएंसी। फिर एक कंडीशन में होता है विच इज नोन एज चागास डिसीज। ठीक है, चागास डिसीज विच ऑकर्स ड्यू टू ट्राइपैनोसोमा क्रूजी। ओके, ट्राइपैनोसोमा क्रूजी। चागास डिसीज का दूसरा नाम है स्लीपिंग सिकनेस। अब डिफ्यूज इसोफेजियल
स्पाज़म, उसकी वजह से भी हो सकता है। और डिफ्यूज ईसोफेजियल स्पाज़म अगर हम बेरियम स्वेलो करेंगे तो हमें कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस दिखेगा, कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस। फिर है डीजनरेशन ऑफ मायोट्रिकिया ओरबैक प्लेक्सिस, जो मसल लेयर में प्रेजेंट था बिटवीन सर्कुलर मसल एंड लॉन्जिट्यूडिनल मसल, मायोट्रिक प्लेक्सिस या फिर इडियोपैथिक। ये हो इटियोलॉजी, स्ट्रेस, विटामिन B1 और सेलेनियम डेफिशिएंसी, चागास डिसीज, डिफ्यूज ईसोफेजियल स्पाज़म, डीजनरेशन ऑफ मायोट्रिक प्लेक्सिस और इडियोपैथिक। इसकी पैथोलॉजी में क्या क्या आता है, तो एक हमें देखने को मिलता है थिकनिंग ऑफ सर्कुलर मसल्स, जो मसल्स होते हैं वो थिक हो जाता है। लॉस ऑफ गैंग्लियंस इन मायोट्रिक प्लेक्सिस, लॉस ऑफ गैंग्लियन, इंक्रीज लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, क्योंकि रिलैक्स ही नहीं कर पाता, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहता है तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। फिर एब्सेंस ऑफ पेरिस्टाल्सिस, फेलियर टू रिलैक्स ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी हो सकता है। या फिर रिड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड एंड VIP विच आर मीडिएटर्स ऑफ रिलैक्सेशन, इन लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ये पैथोलॉजी होगी। फिर क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले तो ये एक्लेजिया कार्डियाइटिस अ प्री कैंसरस कंडीशन, इट कैन गिव राइज टू स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। फिर क्लिनिकल फीचर्स में चेस्ट पेन, डिस्फेजिया याद रखना लिक्विड में ज़्यादा होता है कंपेयर टू सॉलिड, मतलब जो लिक्विड चीज़ें होती है वो स्वॉलो करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी होता है कंपेयर टू सॉलिड। फिर रीगर्जिटेशन, हार्ट बर्न, वेट लॉस होगा, ऑब्वियसली खाना स्टमक में जा ही नहीं रहा, माल न्यूट्रिशन, लंग एब्सेस फॉर्मेशन, उडाइनोफेजिया, रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन, हेलिटोसिस मतलब फाउल स्मेल कमिंग फ्रॉम माउथ, और एस्पिरेशन निमोनाइटिस, ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ऑफ एक्लेजिया कार्डिया। इसका एक ट्रायड है, वो है वेट लॉस, रिगर्जिटेशन और डिस्फेजिया। ओके, वेट लॉस, रिगर्जिटेशन एंड डिस्फेजिया। अब अगर एक्लेजिया, डिफ्यूज ईसोफेजियल स्पाज़म दोनों साथ में हुए, देन इट विल लीड टू या गिव राइज टू विगरस एक्लेजिया। कि अगर एक्लेजिया है ड्यू टू डिफ्यूज ईसोफेजियल स्पाज़म, देन इसको हम कहेंगे विगरस एक्लेजिया। इसकी स्टेजिंग भी दी गई है, तो 4 स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं। एक स्टेजिंग वैसी है और एक क्लिनिकल स्कोरिंग है। तो स्टेजिंग में अगर 4 स्टेज में देखें तो डायलेटेशन कितना है ईसोफेगस का, उसके हिसाब से हमारा ये ईसोफेगस है, ये लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में, तो जो प्रॉक्सिमल पार्ट होगा वो हमेशा डायलेटेड ही होगा क्योंकि फूड एक्यूमुलेट करता रहेगा, तो वो कितना डायलेट हुआ है उसके हिसाब से स्टेजिंग दी है। तो प्रॉक्सिमल डायलेशन स्टेज 1 में लेस देन 4 सेंटीमीटर, स्टेज 2 में 4 to 6, स्टेज 3 में मोर देन 6 और स्टेज 4 में सिग्मोइड डायलेटेशन मतलब ओवरऑल डिफ्यूज डायलेटेशन, ये उसकी स्टेजिंग। फिर क्लिनिकल स्कोरिंग बेस्ड ऑन वेट लॉस एंड सिम्टम्स, तो 0, 1, 2, 3 ये 4 स्टेज है। तो 0 में नो वेट लॉस एंड नो ये डिस्फेजिया, रिगर्जिटेशन एंड रेट्रोस्टर्नल पेन या फिर चेस्ट पेन, हार्ट बर्न बेसिकली। तो 0 में नो वेट लॉस प्लस नो सिम्टम्स, स्टेज 1 में वेट लॉस लेस देन 5 kg प्लस ओकेशनल सिम्टम्स, 2 में वेट लॉस 5 to 10 kg प्लस डेली सिम्टम्स, ये तीनों सिम्टम्स डेली होंगे। स्टेज 3 में मोर देन 10 kg वेट लॉस प्लस जो सिम्टम्स है वो एक दिन में बहुत बार होंगे, सेवरल टाइम्स इन अ डे। ये होगी इसकी स्टेजिंग एंड स्कोरिंग। फिर इन्वेस्टिगेशन देखें तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है बेरियम स्वेलो, तो हमें उसमें लिखेगा बर्ड बीक अपीयरेंस या फिर पेंसिल टिप, ऐसा बर्ड बीक अपीयरेंस या फिर पेंसिल टिप। फिर क्यूकम्बर ईसोफेगस दिखेगा क्योंकि प्रॉक्सिमल डायलेटेशन होगा। एब्सेंस ऑफ फंडिक गैस बबल, जो स्टमक में गैस बबल होता है फंडस में, वो भी एब्सेंट दिखेगा। सिग्मॉइड ईसोफेगस दिख सकता है क्या, ये सीवियर स्टेज में। ये होगा बेरियम स्वेलो इन्वेस्टिगेशन। मेन याद रखना बर्ड बीक एंड पेंसिल टिप अपीयरेंस। फिर चेस्ट एक्सरे में हमें पैचेस ऑफ निमोनिया दिखेंगे, डायलेटेड ईसोफेगस दिखेगा। फिर ईसोफेजियल मैनोमेट्री, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि मैनोमेट्री मतलब क्या, हम डायरेक्टली प्रेशर मॉनिटर कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली एक्लेजिया कार्डिया में लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर का प्रेशर हाई होगा क्योंकि वो रिलैक्स नहीं कर पा रहा, तो रेस्टिंग प्रेशर होगा वो मोर देन 26 mmHg होगा। तो ईसोफेजियल मॉनिटरी में हमें 3 फाइंडिंग थी, एक तो अनरिलैक्स्ड लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, फिर इंक्रीज रेस्टिंग प्रेशर मोर देन और इक्वल टू 26 mmHg और इनइफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन इन बॉडी ऑफ ईसोफेगस, जो ईसोफेगस की बॉडी है उसमें भी इनइफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन होगा। फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कार्सिनोमा, स्ट्रिक्चर और स्क्लेरोडर्मा। इसकी ट्रीटमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल। मेडिकल मैनेजमेंट में
एंडोस्कोपिक इंजेक्शन ऑफ बोटॉक्स, कि ये रिलैक्स करवाता है बोटॉक्स या फिर बोटुलिनम टॉक्सिन एंडोस्कोपिक इंजेक्शन। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये हाई रिकरेंस रेट है इसका बोटॉक्स में, या फिर दूसरे ड्रग्स लाइक नाइट्रोग्लिसरीन नाइट्रेट्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये भी देख सकते हैं। ये हो गई मेडिकल मैनेजमेंट। अब सर्जिकल मैनेजमेंट में ये जो कॉन्ट्रैक्टेड लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है उसे हम डायलेट करेंगे एंडोस्कोपिकली। तो एंडोस्कोपिकली बलून डायलेटेशन, उसमें 3 मेथड्स आती है, या प्लमर्स न्यूमेटिक डायलेटेशन, नेगस हाइड्रोस्टैटिक डायलेटेशन, या सेम्स मतलब सेल्फ एक्सपेंडिंग मेटल स्टेंट, STENTS सेल्फ एक्सपेंडिंग मेटल स्टेंट्स। इसका भी एक ड्रॉबैक है कि देयर इज़ हाई रिस्क ऑफ परफोरेशन। ये पहली हो गई सर्जिकल में एंडोस्कोपिक बलून डायलेटेशन। फिर टाइप्स ऑफ एक्लेसिया बताना हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी विग्रस सूडो या ट्रिपल ए सिंड्रोम। प्राइमरी तो देख लिया, आइटियोलॉजी में माइट्रिक प्लेक्सिस थी उसका डिजनरेशन। सेकेंडरी ड्यू टू एनी डिसीज, चागास डिसीज। विग्रस में डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म। फिर सूडो एक्लेसिया सीन इन मैलिग्नेंसी। और फिर ट्रिपल ए सिंड्रोम। ट्रिपल ए सिंड्रोम में क्या था, ए लैक्रीमिया, एक्लेसिया और ACTH रेजिस्टेंट एड्रिनल इंसफिशिएंसी। सिर्फ नाम याद रखना, ट्रिपल ए सिंड्रोम। ये टाइप्स ऑफ एक्लेसिया। तो दूसरी सर्जिकल मैनेजमेंट वो है पोयम, पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी। इसमें जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का मसल होता है उसको कट करेंगे तो रिलैक्स हो जाएगा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, पोयम। फिर दूसरी सर्जरी है वो है मॉडिफाइड हेलर्स ऑपरेशन या हेलर्स मायोटोमी। इसमें क्या करता है, ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, हम मसल को इंसर्ट करते हैं 5 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल एंड 2 सेंटीमीटर डिस्टल टू द गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन। इसकी वजह से लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स होगा। लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशन ये है कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज होगी, क्योंकि जो फूड होगा स्टमक में वो रिफ्लक्स होगा बार बार। तो उसकी वजह से हम हेलर सर्जरी के साथ जो GERD की सर्जरी थी फंडोप्लाइकेशन वो भी करेंगे। फ्लॉपिनेशन, टॉपेट या डोर्स फंडोप्लाइकेशन जो भी थी वो करेंगे। तो बेस्ट चॉइस होगी टॉपेट्स या पार्शियल फंडोप्लाइकेशन। रखना हेलर्स के साथ साथ फंडोप्लाइकेशन भी करेंगे। और जो हेलर्स का जो अप्रोच होता है इट इज़ मेनली या आइडियली बाय लेप्रोस्कोपी, के लेप्रोस्कोपिकल अप्रोच होना चाहिए। और अगर लास्ट स्टेज में सारी ट्रीटमेंट फेल हो गई तो रिसेक्शन, ईसोफेगेक्टोमी। क्योंकि अगर ट्रीटमेंट फेल हुई या फिर कोई कैंसरस कंडीशन दिखी हमें तो रिसेक्शन। ये हो गया पूरा एक्लेसिया कार्डिया।